हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवेद HOD मैथमेटिक्स इन डॉक्टर अमीना क्लासेस। यस फ्रेंड्स, 10th के रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है, लेकिन 10th क्लास ओवर हो चुकी है। ओके, अब बहुत से लोगों को इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब आएगा, और बहुत से लोग को इंतज़ार तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा थ्रू आउट द ईयर, तो रिज़ल्ट ये मैटर नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनको 90+ मार्क्स आएंगे या उससे ज़्यादा ही आएंगे, मतलब अराउंड 100% रिज़ल्ट भी हो सकता है। ओके, और बहुत से 10th के बच्चों ने माइंड पहले से मेकअप करके रखा होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे। ओके, लेकिन बहुत से बच्चे ऑन द अदर हैंड इस तरह के होते हैं जो कि थोड़े से लेजी होते हैं मतलब अभी हम सोचेंगे, अभी रिजल्ट तो आने दो, अभी हम देखेंगे। लेकिन एक्चुअली जो करियर ओरिएंटेड बात होती है उनमें ये सारे पॉइंट्स नहीं होते हैं। वो पहले से ही टारगेट फिक्स करके रखते हैं कि मुझको कहाँ जाना है, मुझको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, और मुझको कौन सी दिशा के लिए काम करना है। ओके, तो बस इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक जनरल है ना, क्लास शुरू करने से पहले अपन इंटरेक्ट हो जाएं, सारी चीज़ें समझ लें कि क्या मेन चीज़ें रहती हैं। होता क्या है कि अभी तक का जो चल रहा था आपका, मतलब पढ़ाई का तरीका, वो बहुत अच्छा था। ओके, थ्रू आउट द ईयर आपका बड़ा शानदार रहा होगा, मतलब फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड तक आप 90+ मार्क्स लेके आ रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली 10th में भी हम उसी मेहनत से उतना परसेंटेज बना लेते हैं। ओके, 10th के परसेंटेज से, ये मेरा पॉइंट आप ध्यान रखना, पर बुरा मत मानना, और ध्यान रखना कि मैं सिर्फ ये एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत जनरल बात है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। लेकिन 10th के रिजल्ट से ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं या हम बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे। एक्चुअली आपने भी देखा होगा, या आप अपने किसी फ्रेंड से ये सब चीज़ें डिस्कस करके देखो, 10th में बहुत बच्चे इस तरह के होते हैं जिनका रिजल्ट 90 to 100% रहता है। 90 to 100%, यस, बहुत होता है 90 to 100%। ओके, और बहुत, मतलब ये अराउंड अगर हम मान लें तो 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 90 to 100% मार्क्स 10th बोर्ड में आते ही आते हैं। अब बचे हुए आपके पास 60% में से फिर से अपने पास 30% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 80 to 90 में होते हैं। इसका मतलब अराउंड 70% ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स कितना सिक्योर कर लेते हैं? 70% बच्चों के 80% to 100% मार्क्स रहते हैं। ओके, सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, वो और अदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं गया हो, या उनका एम ही कुछ और होगा। तो मैंने क्या पॉइंट किया इस जगह पर कि मतलब 80 to 100% बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, और उस बहुत ही अच्छे स्कोर के अंदर कितने परसेंट, 70% के करीब बच्चे होते हैं। आया समझ में? इसका मतलब 10th का रिजल्ट एक्चुअली किस बात पे, मतलब आपकी मेहनत तो है, नो डाउट आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, लेकिन क्या हम उसी मेहनत से 11th को क्लियर कर सकते हैं? बस यही मेरा एक पॉइंट था। यही गलती होती है हम सब में, यही एक पॉइंट है जहाँ से अपने लिए प्रॉब्लम आती है। अब पहले तो अपन ये बात करें कि अब 11th में बहुत से लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि मैं मैथ्स साइंस लूँ, या तो साइंस लूँगा, मैथ्स छोड़ देते हैं अभी। एज ए मैथ्स टीचर मैंने मैथ्स बोला, डिसाइड कर चुके होंगे कि हम मैथ्स लेंगे, हम साइंस लेंगे, हम कॉमर्स लेंगे, या फिर हम ह्यूमैनिटीज़ लेंगे या आर्ट्स लेंगे। डिसाइड कर चुके होंगे बहुत सारे, है ना। या कुछ ने अभी इतना जो लॉकडाउन पीरियड होगा उतने टाइम में अपने माइंड को मेकअप कर लिया होगा कि हम फ्यूचर इंजीनियर होंगे, फ्यूचर डॉक्टर होंगे, CS CS CPT सब लॉयर, सारी चीज़ें दिमाग में सब घूम रही होंगी, क्योंकि फ्री टाइम है तो और
ये सब तो सोचना ही है, ये तो कैरियर ऑप्शंस हैं तो चलेगा। ओके, तो मैं आज सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने मैथ्स साइंस ऑप्ट करेंगे या मैथ्स कॉमर्स ऑप्ट करेंगे या फिर मैथ्स प्लस ह्यूमैनिटीज़, मतलब कुल मिलाकर जो मैथ्स ले रहा है। ओके, तो साइंस स्टूडेंट और मैथ्स साइंस स्टूडेंट में एक पॉइंट मैं आपके लिए सिर्फ सामने रख रहा हूँ कि आप इतना ध्यान रखना, मैंने जैसे साइंस लिया, साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, ठीक है, अभी मैथ्स नहीं ले रहा हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अराउंड 70% पोर्शन, अलग कर दो तो 30% पोर्शन आपका प्रैक्टिकल्स होते हैं। 70% में से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो मेरे दोस्तों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 70% में से 50% के अराउंड थ्योरी आती है। ओके, 20% सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं। क्लियर हुआ? ऑन द अदर हैंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब 100% न्यूमेरिकल, 100%। ओके, और होता क्या है कि अपन उतना ही वेटेज मैथ्स को देते हैं, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलती है हमारी। मैथ्स को भी अगर अपन उसी तरह थोड़ी देर पढ़ लिया, थोड़े से लॉज हैं, थोड़े से डेरिवेशंस हैं, वो सब देख लिए तो मैथ्स कंप्लीट नहीं होती। मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, और यहीं पर अपन की मेंटालिटी यानी सोच जो है वो अपन को बदलना पड़ती है। और यही जो बच्चे बदल लेते हैं कि हाँ यार मैथ्स है और 11th है, अपन को किस तरह पढ़ाई करना है, वो IIT JEE और CA CS CPT और बैंक PO क्लरिकल और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो अपने दिमाग में रख के चलते हैं, और उस हिसाब से मैथ्स कैसी होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड सब अपना स्ट्रांग रखते हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, जैसे कि अपन एक सोच की बात करें, सोच, ठीक है, ओके, सोच, मेंटालिटी। अब मेंटालिटी बच्चों की क्या होती है, 11th वाले जो 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी मेंटालिटी मतलब सभी की नहीं, अपन जनरल बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों की मेंटालिटी ये होती है कि अभी से पढ़ाई, लाइफ तो एंजॉय करने दो, अभी से कहाँ से स्टार्ट कर लें, अभी 10th अभी ख़त्म हुआ है ना, और अभी से 11th शुरू कर दें हम। ओके, थोड़ा टाइम तो दो हमको, 10th में हमने 90+ बना लेंगे, क्योंकि 9th तक हमारा रिजल्ट 90+ है, हम 11th में भी बना लेंगे। ये सोच ही गड़बड़ कर देती है कि 10th में जो हम ला चुके हैं या ले आएंगे वो हम 11th में भी ले आएंगे। ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली में बहुत डिफरेंस है। मैं एक छोटा सी चीज़ आपको समझाता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर लिया, देखो आप, ये अपना है ना, ग्रेजुअली अपन बढ़ रहा है, ये अपन खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये अपन खड़े हुए हैं, ये अपना 6th स्टैंडर्ड, ये 7th स्टैंडर्ड, ये मैं और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ, ये 8th स्टैंडर्ड, ये मेरे पास आ गया 9th स्टैंडर्ड, और ये आ गया मेरे पास 10th स्टैंडर्ड। ओके, ये ग्रेजुअली आप धीरे 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 चढ़ते चले गए, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप अच्छे पढ़ाई करते हो। अच्छे मतलब अच्छे रेगुलर, है ना। ऐसा नहीं है कि वीक में एक बार पढ़ लिया या डेली 2 घंटे पढ़ लिया या कभी कभी पढ़ लिया, ऐसा नहीं। अगर आप अच्छे स्कॉलर हो यानी पढ़ाई को प्रेफरेंस देते हो तो 6, बल्कि और पहले से भी आ सकता हूँ, ओके, लेकिन 1 to 5 तक अगर आप मार्क करोगे तो 90% नहीं बल्कि 100% बच्चों के 100% मार्क्स ही होते हैं, फ्रॉम KG1 to 5th स्टैंडर्ड। ओके, 90% ही मान लो, चलो 90% बच्चे 100% रिजल्ट लेके आते हैं, ग्रेड 5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप मेंटेन करके रख रहे हो कि ये सब हमारा 90+ में है, 90+ है, तो 11th में अगर आप ये सोच रख के चलते हो कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, तो ये आपकी गलती है। इस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। यहीं से एक डिफरेंस आता है, ये 11th का सिलेबस आया और ये 11th के कॉन्सेप्ट आ गए। ओके, ये 11th,
देखो अब कितना बड़ा डिफरेंस आया, क्योंकि 11th में आपने सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया है, 11th में आपने सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया है। ओके, अब अगर आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो, ये यहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये उतनी ही मेहनत जितनी आप 6, 7, 8, 9, 10 तक करते हुए आए थे, तो रिजल्ट में आपको बता रहा हूँ कि अनसेटिस्फैक्टरीली, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि क्या हो गया है यहाँ पर, समझ रहे हो आप? यानी उतने से तो अपन सिर्फ फेल ही हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें ध्यान नहीं देंगे, और अगर पास हो गए तो कंपार्टमेंट ही होंगे हमारे पास, यानी सप्लीमेंट्री होगी। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग में वही उतना ही स्कोर करके रखा हुआ था, जिस तरह से हमने 10 तक पढ़ाई करी थी वैसे ही हमने 11th में भी कर लेंगे। ये एक गलती। फिर आप में से कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा 10th में जितना पढ़ा था हमने उसका अपन डबल कर देते हैं। यस, डबल करना मतलब जब अपन 90 प्लस लाए थे तो डबल करने का मतलब ये हुआ कि अपन कितने परसेंटेज तक ले आएंगे। अब अगर अपना पास ये वाला कॉलम आ गया तो 70 प्लस मार्क्स तो पक्के, 70 प्लस, नॉट मोर देन दैट। 70% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। और अगर मैं गलत लग रहा हूँ आपको, या ऐसा लगता हो कि यार ये तो कुछ तो भी बोल रहे हैं, आप अपने सीनियर्स से पूछो, जो पास आउट हो चुके हैं उनसे पूछो, या जिनका रिजल्ट खराब हो चुका है, या वो लोग जो कि देर से जागे हैं उनसे आप एक बार मिलो, पूछो, वो आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। मेरी बात पे डायरेक्ट आप भरोसा मत करो, है ना, कि अगर उतनी ही पढ़ाई से हम 10th से 11th में पढ़ते हैं तो फिर बिल्कुल अपन गलती कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर उससे डबल पढ़ाई कर ली, मतलब आपने कि 10th के बराबर भी पढ़ाई कर ली और उससे और ज़्यादा डबल कर ली, तो ये तो पक्का है कि 70 प्लस मार्क्स अपन लेंगे, नॉट मोर देन दैट। यानी 90 प्लस या 100% तो अभी दूर ही है। इसका मतलब और ट्रिपल टाइम जब आप पढ़ाई करोगे तब आप इक्विवेलेंट पहुंचोगे 90 प्लस मार्क्स के। ऐसा समझ में? तो पहली गलती तो हमसे यही हो जाती है। पहली गलती बताऊं, ये कि 11 तो लोकल है, 11 तो लोकल मतलब होम बोर्ड। अगर होम बोर्ड है तो हम तो पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन मैटर किस चीज़ का है मेरे दोस्तों? कंसेप्चुअल क्लियरिटी का। कंसेप्चुअल क्लियरिटी, हम कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते। और अब ये तो क्लियर हुआ पॉइंट। अब आप आ जाओ 12th में, तो अब 12th में और बड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, 12th में वापस उतना ही पढ़ना है। ये देखो आप, 12th को मैंने फिर उतना ही दे दिया जितना 6, 7, 8, 9, 10 और 12। इसका मतलब ये डिफरेंस हमारे पास किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ 11th की वजह से। 11th में अगर हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने वाले हैं, इस जगह पर हमने कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है। आया समझ में कि नहीं? वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो मैथ साइंस हो सकता है, बायो साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप करियर ओरिएंटेड बात कर रहे हो तो सब सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, मैथ्स बगैर प्रैक्टिस के बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अपन को 11th में उतनी पढ़ाई नहीं करनी। फिर 12th में एक्चुअल में क्या होगा, जब सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको मालूम है यहाँ से आपके साथ क्या बन जाएंगे? कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वो 11 प्लस 12 दोनों में यूज होते हैं। आया समझ में कि नहीं? ये बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ। ओके, जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं मान लो अपेयर होना चाहते हैं तो वो गलती करते हैं, खैर, लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अच्छा, कॉम्पिटिटिव का मतलब सिर्फ IIT JEE है ना, मेडिकल, ये सब नहीं है। बहुत सारे कंपटीशन होते हैं लाइफ में और अराउंड 99% बल्कि 100% मैथ्स हर जगह आता है। ओके, सिर्फ आप बायो वाले एक चीज़ को हटा दो तो दुनिया के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें मैथ्स ज़रूर पूछा जाएगा। सिर्फ नाम बदल देंगे, वो या तो लॉजिकल रीजनिंग बोलेंगे या एप्टीट्यूड बोलेंगे, ओके, या मेंटल एबिलिटी बोलेंगे, पर पूछेंगे मैथ्स। इसलिए मैथ्स स्टूडेंट मैथ्स लेने के बाद रुकना नहीं है। अभी तो अपन ये वो बात कर रहे हैं जो बहुत से बच्चे
सोचते हैं कि अरे यार अभी क्या है, 11th का रिजल्ट कौन पूछता है, एक पॉइंट और अपने पास, 11th का रिजल्ट कौन पूछता है, 10th की जहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं या तो 10th पूछते हैं या 12th। लेकिन मेरे दोस्तों 12th जब भी बनेगी आपकी जब आपका 11th अच्छा होगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 11th में सब्जेक्ट आ जाते हैं एकदम से जो हमने ऑप्ट किए होते हैं और हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना शुरू कर देते हैं। आया समझ में? तो फिर लेवल भी चेंज होता है। तो मैथ्स में जो गलतियां होती हैं उनको हमको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कि 11th में उतनी पढ़ाई नहीं करनी है जितनी 10th में करी थी, उसकी 3 गुना करनी है। और अगर उतनी ही पढ़ाई करोगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपसे। आपके जो सीनियर्स होंगे है ना, जिन्होंने उसी तरह पढ़ाई करी है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देंगे कि क्या हुआ उनके साथ। ओके, लेकिन आप उससे डबल करते हो तो ठीक है, एक कंफर्टेबल जोन में तो आ गए आप, यानी फर्स्ट डिवीज़न के अकॉर्डिंग, यानी 60 to 70 मार्क्स तक तो आ जाएंगे। लेकिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है, ट्रिपल टाइम ऑफ दैट, है ना, तो फिर आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट भी बना रहे होगे और साथ साथ 12th में आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। एक्चुअली ये सच बात है कि 11th का रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा। ओके, 11th का रिजल्ट नहीं पूछेगा, 12th का तो पूछेगा आपसे। अगर 12th का रिजल्ट पूछेगा आपसे तो 12th के रिजल्ट के अंदर टोटल कॉन्सेप्ट किसके लगते हैं, 11th, क्योंकि 11th और 12th दोनों जुड़ा हुआ है। तो 12th का रिजल्ट 11th पे डिपेंड है, इसलिए अपन को 11th से ही अच्छी तैयारी कर लेना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार अपन अभी रुक जाते हैं, 12th में जल्दी स्टार्ट ले लेंगे। लेकिन 12th में जल्दी स्टार्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि 11th के कॉन्सेप्ट आपके बन गए, 11th के कॉन्सेप्ट तो नहीं लें तो फिर 12th में भी अपने साथ परेशानी आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो 11th के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट। अपन में से बहुत लोग पहले ही लेट हो चुके हैं, अपन सभी लेट हो चुके हैं एक्चुअली। बहुत सी क्लासेस हम भी अभी इतने लेट स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए, इसको अपन को अप्लाई करना पड़ेगा कि अपन देर तो हो चुकी है लेकिन सही जगह पर आए, अब स्टार्ट ले लेंगे। ओके, तो अब सारी चीज़ें जोड़ के आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हो। एक पॉइंट और आता है, 11th में कौन पढ़ता है? 11th में तो जैसे मैंने बताया होम बोर्ड हो जाएगा, लेकिन पढ़ना किसके लिए है? कॉन्सेप्ट्स के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 11th ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए हमें और मैक्सिमम प्रैक्टिस। और 11th में ही हमें एक, बहुत से लोग तो 9th क्लास से कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए 11th से ही स्टार्ट लेते हैं। अगर 11th से स्टार्ट लेते हैं तो फिर यहाँ पर अपने पास डबल मेहनत आ गई। ये तो मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, लेकिन अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो भी, और अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, मतलब साथ साथ कॉम्पिटिटिव के लिए भी कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए डबल मेहनत है, डबल मेहनत। अच्छा, टाइम उतना ही रहता है, टाइम उतना ही है, टाइम ज़्यादा कहाँ आएगा अपने पास? स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, फिर कोचिंग्स, और फिर उसके बाद जितना टाइम बचे। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसी 24 घंटों को थोड़ा सा पता नहीं कैसे 48 बनाना पड़ता है। ओके, मतलब जो ऐसा ना, अच्छा मेरा मतलब ये नहीं है कि आप, इनमें से बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ तो जीने दो, तो ये लाइफ आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो सारे काम, किसी और के लिए नहीं। आप बढ़िया एक इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, सीए, सीएस, सीपीटी, बैंक, पीओ, क्लरिकल, किसी भी रेलवे, कहीं के भी एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, तो ये किसके लिए? वो आप ही की लाइफ होगी, किसी दूसरे की लाइफ नहीं होगी। तो लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट के बगैर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट लेके आओ, है ना। पिछले इन सारी चीज़ों में और 11th में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अपन एकदम परेशान हो जाएं कि यार डरा दिया इन्होंने, तो अभी से ही डरा दिया, हमने शुरू करा ही नहीं था और अभी से डरा रहे हैं। मैं एक्चुअली डरा रहा हूँ, है ना, पर ऐसे नहीं डरा रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, डर तो है पर डरना नहीं है, डरना मना है। अपने को करना क्या है, बस वो ध्यान दो। अपने को करना ये है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस। ओके, शुरू में डिफ़िकल्टीज आएंगी क्योंकि चीज़ें सब नई नई आएंगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स लिंक होंगे प्रीवियस से,
मतलब जो आपने 10th में पढ़ा है उससे लिंक होंगे। अब 10th से पढ़े हुए जो जो टॉपिक लिंक होंगे, हम उन्हीं टॉपिक्स को अगर पहले उठा लें तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन देखो ग्रेड भी बढ़ रहा है आपका तो सिलेबस तो बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि ग्रेड बढ़ जाए और सिलेबस वही का वही पूछ लें, तो मेहनत तो लगेगी। फिर आप भी तो बड़े हो रहे हो, अगर आप बड़े हो रहे हो तो फिर आप भी तो मेहनत बढ़ाओगे अपनी, कि नहीं, है ना। तो इसलिए अपन को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि शुरू के 1 आध महीने 2 महीने थोड़ा सा अपन को मेहनत ज़्यादा लगेगी, फिर अपन फेमिलियर हो जाएंगे उस, है ना, जो सिनेरियो है, जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उसका अपन टाइम टेबल सेट कर लेंगे और फिर स्टार्ट लेंगे। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्योंकि इसका अगला पार्ट ही आपको ले जाता है कॉम्पिटिटिव पे। ऑडिट यानी 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे हुए तो 12th अच्छा होगा, और 12th अच्छा हुआ तो आप मूव कर जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो सकता है, IIT, JEE, ठीक है, या फिर मेडिकल, ठीक, या फिर आप कहीं के लिए भी CA, CS, CPT, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो 11th-12th के ही लगेंगे ना, कॉन्सेप्ट वही लगना है। ओके, कहीं पर भी आप चले जाओ कॉन्सेप्ट 11th-12th के। अब ये तो सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा। एक जनरल पॉइंट बताऊं, आप ये 12th का रिजल्ट है आपका, ये 12th का रिजल्ट है, तो ये 12th का रिजल्ट को इनिशियल पॉइंट होता है, वेक्टर्स में अपन बोलते हैं, तो ये एक पॉइंट है, ये 12th का रिजल्ट, ये एक पॉइंट है। इससे इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस खुलती हैं। आया समझ में कि नहीं? 12th का रिजल्ट अगर अच्छा है आपका तो आप कुछ भी कर सकते हो। आया समझ में? इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन मतलब आपने मैथ साइंस से 12th कर लिया, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार अब तो मैं चेंज करके दूसरी, तो ठीक है डायरेक्शन बदल दो। लेकिन अगर 12th का रिजल्ट आपका अच्छा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब दिमाग में से निकाल देना है कि 11th तो लोकल है, 11th तो होम बोर्ड है ना। अब ये सारी बातें मैं इसलिए पहली क्लास शुरू करने से पहले कर रहा हूँ कि 11th के बच्चों में अभी नहीं, पिछले मेरे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि 11th का रिजल्ट हमेशा उन बच्चों का बिगड़ता है जो कि फोकस्ड नहीं होते। हर बच्चे का 11th का रिजल्ट नहीं बिगड़ता। ओके, जो फोकस्ड होते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं बिगड़ता। लेकिन जो थोड़ा सा लाइटली लेके चलते हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे, होम बोर्ड है ना, 11th का रिजल्ट कौन पूछता है, उनको आगे प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी बातें अपन हटा देते हैं। अब अपन उन बच्चों के बारे में भी तो बात करें जो कि पहले से ही टारगेट फिक्स कर लेते हैं अपना कि यार नहीं, मेरे को मैथ्स नहीं लेनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी होती है हमेशा। बायो लेंगे हम, मेडिकल की तरफ जाएंगे, कॉमर्स लेंगे हम, CS CPT की तरफ मूव करेंगे, है ना, मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे हम। आया समझ में कि नहीं? फिर आप बोल रहे हैं ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, तो इनके लिए तो और आपके लिए खुली हुई है ना, सिविल सर्विसेज और इन सब IAS IPS सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन डिपेंड करेगा 12th का रिजल्ट। ओके, और 12th डिपेंड करेगा 11th। तो बस मेरे दोस्तों, ये सारा लेक्चर जो था आज का वो सिर्फ इसी के ऊपर था कि अपन को 11th में स्टार्ट कैसे लेना है ना। 11th में स्टार्ट लेने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप मुझे, है ना, आप मेरी बात को थोड़ा सा प्रेफरेंस दो और जो मैंने समझाया है उसको फॉलो करो, है ना। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए इतनी देर मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो उनके ड्रीम्स ही नहीं होते, है ना। कोई बात नहीं, ड्रीम्स ही नहीं है, चलो मान लिया, नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब 11th में आते हैं तब तो अपन जो डायरेक्शन हमें मिल गई है उस डायरेक्शन में तो मेहनत करना शुरू कर दें, है ना। शायद थोड़ी देर से अपन किसी को देख के मोटिवेट हो जाए, अपने किसी फ्रेंड्स को देख लें, उसी से अपन को मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो लोग के पहले से ही, है ना, फोकस्ड है, उनको अपना सिर्फ टाइम टेबल सेट करना और कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम टेबल। और उस टाइम टेबल में जितना मैंने आपको बताया है 3 टाइम्स, ओके, जितनी मेहनत आपने 10th क्लास में 90+ के लिए लाए थे उतनी मेहनत आपको, उतने मतलब समझ गए, 3 टाइम्स। अगर उतनी अकेली करी तो ये तो सिर्फ 33% ही रह जाएगा। ओके, बस ये मेरा बात आप ध्यान रखना इस चीज़ को।
अब अपन आगे 11th के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टार्ट पढ़ाई। यस यस 11th के सिलेबस में सबसे पहला पार्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ओके। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री हमने क्यों लिखा? ट्रिग्नोमेट्री इसलिए लिखा कि ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर में हम पढ़ चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा और 10th में भी पढ़ा। ओके कुछ लोग 9th में नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो आप 9th 10th ये मान के चलोगे तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के थे वो हमने कहाँ पढ़ लिए थे? ट्रिग्नोमेट्री को हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में और 10th क्लास में। तो बेसिक आपका ट्रिग्नोमेट्री वही लगेगा कि 3 ओके ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्रॉन 3 साइड्स कैलकुलेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट वहीं से लेंगे। ओके फिर साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट वही आएंगे, टी रेशोज वही रहेंगे पूरे, उनके रेसिप्रोकल वही रहेंगे और आइडेंटिटीज भी वही हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। बस अपन को ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ानी है। अब बात ये करें कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों आगे बढ़ानी है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास में पढ़ोगे आप वो पूरी की पूरी आपको 12th में यूज़ होगी। आया समझ में? अभी जितना बड़ा लेक्चर अपन ने इन्हीं बातों पे लिया था, 11th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ करेंगे? 12th में। और उसको नाम क्या देंगे? कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस अराउंड 50% सिलेबस जो है वो कैलकुलस ले जाता है 12th क्लास के अंदर। अराउंड एग्जैक्ट 50 नहीं, 45 to 50 कौन ले जाता है? कैलकुलस। कैलकुलस किस चीज़ से बनता है वो ठीक है, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इतने सारे टॉपिक्स हैं कैलकुलस में। और ये सब किसका? इसका जो बेस है वो कौन है? ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस का बेस जो है, कैलकुलस का पूरा बेस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। आया समझ में? मतलब जितनी अच्छी आपकी ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा कैलकुलस आपका। तो कैलकुलस अच्छा मतलब आपके बोर्ड भी अच्छा। आया समझ में कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हम दोनों बेस पे पढ़ेंगे। ओके बेसिक और कॉम्पिटिटिव दोनों, वो रखना ही पड़ेगा आपको। ओके वो यूज ही होगा पूरा। तो जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री जो 9th 10th में पढ़ा था वो बेस्ट था। अब 11th में जो पढ़ोगे वो 11th में तो यूज़ होगा। फिर वही बात कि 11th का रिजल्ट कहीं काम नहीं आता, 11th के कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो बस हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट बना लेंगे। पूरे फॉर्मूले यही हैं। 12th में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 12th में एप्लीकेशंस हैं, अप्लाई करना है उन्हें। तो 11th जितना अच्छा उतना अच्छा आपका 12th। जो बच्चे 11th में मान लेते हैं किसी वजह से कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, और अगर उन्होंने कॉम्पिटिटिव तैयारी भी करते रहे, खूब हल्ला मचाते रहे, आया समझ में कि नहीं, और कॉन्सेप्ट नहीं बनाए तो 12th में वो कभी कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, इवन बोर्ड में भी उनके मार्क्स नहीं आएंगे। आया समझ में? तो 11th के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और 12th में कॉन्सेप्ट प्लस मेहनत दुगनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को पहले टॉपिक से क्लियर हो गई कि पहला ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद अपने पास दूसरा टॉपिक आ जाएगा। दूसरे टॉपिक को मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा टॉपिक भी अपन किससे रिलेट कर रहे हैं? 10th स्टैंडर्ड से। 10th स्टैंडर्ड से रिलेट कर रहे हैं तो वो है प्रोग्रेशंस। अब प्रोग्रेशन में हमने देखो 10th क्लास में पढ़ लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ लिया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअल में मैं 10th से ही लिंक कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो 10th में हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आपको मालूम है कि डिफरेंस शुड बी कॉमन। ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, ये हमारे 10th का सिलेबस था। अब 11th में जैसे ही हमने मूव किया,
11th में जैसे ही हम मूव करें 10th से, तो 11th में मूव करने पे अपन को दूसरी भी मिल गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कॉमन था, यहाँ पर रेशियो कॉमन होगा, रेशियो शुड बी कॉमन। ओके, नंबर 3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक 10th में पढ़ा और वही प्रोग्रेशन आगे बढ़ गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ओके, अच्छा, अर्थमेटिक में भी हमने कुछ चीज़ें 10th के सिलेबस में नहीं थी, तो हम वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन हमें बेस तो मिल गया 10th का, इसलिए ये टॉपिक भी 10th से लिंक हो रहा है, ये टॉपिक भी 10th से लिंक हो रहा है। ओके, अब तीसरे टॉपिक पे, इसके बाद और सीरीज है ना, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ऐसी अपने पास बहुत सारी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। यस, यह तक क्लियर हो गया। तो ये दूसरा टॉपिक आपके पास क्लियर है 11th के सिलेबस में, पहला ट्रिग्नोमेट्री, ओके, दूसरा प्रोग्रेशन। तीसरे टॉपिक की तरफ अगर अपन जाते हैं तो तीसरा टॉपिक आपको लिंक होता है नंबर 3, और नंबर 3 पे अपन किसको लेते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D। ओके, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, अब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यस, ये भी 10th का ही टॉपिक था, ये भी 10th का ही टॉपिक था। ओके, जिसमें हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आपने कहाँ से पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बाद आपने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, आया समझ में कि नहीं। उसके बाद आपने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आपने 10th में एक और पॉइंट पढ़ा, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, आ गया समझ में। तो ये सब कहाँ, 2 डायमेंशनल का पार्ट है, लेकिन 2 डायमेंशनल में अब अपने पास जो चीज़ें आएंगी, मतलब 10th के बाद जब हम 11th में मूव करेंगे तो हमको मिलेगा स्लोप, आया समझ में, स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ ग्रेडियंट के बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम। और उसके बाद आएगा पेयर ऑफ लाइन, ओके, पेयर ऑफ लाइंस, और पेयर ऑफ लाइंस के बाद अपन को मिलेगा सर्कल। ओके, सर्कल आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, लेकिन वो ज्योमेट्री में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे किसमें, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्चुअली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ज्योमेट्री मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometrical problems are solved by mean of algebra. Okay, the branch of mathematics in which geometrical problems are solved by mean of algebra. Okay, that is called coordinate geometry or rectangular Cartesian coordinate system or 2-dimensional geometry. Okay, तो यहाँ पर सर्कल भी उसी का एक पार्ट है, और सर्कल के बाद एक और चीज़ मिलेगी हमें, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ओके ओके, पैराबोला के बाद आएगा हाइपरबोला एंड एलिप्स, वो मैं आपको इधर ऊपर लिख देता हूँ। यस, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन कहाँ पहुँच गए थे, है ना, सर्कल, यस, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल। सर्कल के बाद आपको मिलेगा पैराबोला, ओके, एंड पैराबोला के बाद इलिप्स, एंड इलिप्स के बाद हाइपरबोला। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेट हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के। ओके, आप एक्चुअल में मैथ सॉल्व कर रहे हो, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने वाले हो, ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नाम सुन के थोड़ी डर जाते हैं अपन, करे और इतना सारा, जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने अपन को दिमाग दिया हुआ, जब अपन पढ़ेंगे और उसको अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये सब अपन को आसान लगने लगेगा, है ना। अपन पहले थोड़ी हैं जिसने मैथ सॉफ्ट करी है, हमसे पहले हज़ारों लाखों पता नहीं कितने लोग मैथ सॉफ्ट भी कर चुके हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर हैं।
आया समझ में? बस मैथ्स से एक बेनिफिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो सिवाय मेडिकल के, कोई भी एग्जाम। लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, ये सब हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप मैथ्स अपनी स्ट्रांग रखोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा इनिशियली हर चीज़ में, तो उसके लिए हम है ना, और आपके घर में आसपास कोई भाई छोटा बड़ा मतलब होगा जो आपको सब चीज़ें समझाता रहेगा, जिससे आप सुन सकते हो। अदरवाइज अगर आप हम पे भरोसा करोगे तो अच्छा ही होगा। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपन ने पहले लिया ट्रिग्नोमेट्री, फिर लिया प्रोग्रेशंस, और उसके बाद आ गए हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो चीज़ें हमने, एक और पॉइंट जो हमने पहला पढ़ा हुआ है वो है स्टैटिस्टिक। आया समझ में कि नहीं? स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ लिया था? स्टैटिस्टिक्स में हमने 10th क्लास में मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया एंड मोड। ओके, लेकिन जैसे ही आप 11th में आओगे तो बस आपको डिस्पर्शन और पढ़ना है, तो मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पॉइंट और जुड़ेंगे। लेकिन ये सब भी क्या है? लिंक। तो अब आप ध्यान दो, पहला ट्रिग्नोमेट्री 10th से जुड़ा हुआ है, प्रोग्रेशन 10th से जुड़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 10th से जुड़ा हुआ है। अब अपन किस पे आ गया? स्टैटिस्टिक, वो भी 10th से जुड़ा हुआ है। तो फिर बचा क्या अपने पास, है ना? सारी चीज़ें तो 10th से ही जुड़ रही हैं। प्रोबेबिलिटी 11th में प्रोबेबिलिटी भी आएगी, उसका भी बेस हमने 10th में पढ़ा हुआ। तो चीज़ें फिर हैं क्या? सिर्फ लेवल चेंज है और कुछ भी नहीं है। आया समझ में? सिर्फ लेवल चेंज है, तो अपने को सिर्फ लेवल ही तो बढ़ाना है, और क्या करना है? बेसिक तो हमारा तैयार है, और नहीं है तो अपन स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। तो बस अब आपको ये ध्यान देना है कि इतने टॉपिक्स अपन ने समझ लिए हैं, इसी में आपका पूरा टाइम निकल जाएगा पूरा। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 11th क्लास को आप लाइटली नहीं ले सकते। बस अगर आप मैथ्स ले रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, अपने अंदर चेंजेस लाओ। अगर नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, आज का काम कल पे डाल देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, यहाँ पर अपने यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हुए हैं डॉक्टर अमीना क्लासेस से, बहुत अच्छे। बहुत लोग IIT JEE में भी हैं, बहुत मेडिकल में भी हैं, और 90% प्लस मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट में लाइन लगी हुई है, बहुत बच्चे। लेकिन ये सब उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि फोकस्ड हैं, जो पढ़ाई को प्रेफरेंस देते हैं, है ना? एक पढ़ाई मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब डायरेक्शन ही नहीं है आप, है ना? तो विदाउट डायरेक्शन कोई काम नहीं होता है। अब अपन अगले लेक्चर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वही की वही रहेगी जो कि हमने 10th में पढ़ी है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होंगी कि 11th में हमको किस तरह स्टार्ट लेना है। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आप एक बार रिकॉल कर लेना। मुझे लगा होगा, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आ गई हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन रहेगा हमारे लिए। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मैं आता और ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देता या कोई भी टॉपिक शुरू कर देता, तो टॉपिक से तो हम फेमिलियर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे दिमाग में सेट नहीं होते, है ना? कि हम रिजल्ट ख़राब ले आते हैं और फिर अपन सोचते हैं कि अरे यार पढ़ाई तो जब हाथ से निकल जाता है फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब आप लौट के 11th में नहीं जा सकते। आया समझ में कि अपन 11th को रिकॉल कर लें, रिपीट कर लें, उतना टाइम ही नहीं है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को समझो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट को समझो, पूरा टाइम टेबल सेट करो और स्टार्ट कर देते हैं अपन, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। टिल देन बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय, हैव ए नाइस टाइम।